नमस्कार, जोहार सभी दोस्तों को अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में जो कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो होता है ना, एक यूनिक पोर्शन होता है। यूनिक पोर्शन कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर एग्जाम्स होता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या तो फिर स्टेट लेवल का आपका हो या तो फिर आपके प्यारे झारखंड का हो, उसमें एक दो क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर का देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर जो है, आप अगर चाहेंगे कि हम एग्जाम के समय इसको 2 दिन में तैयार कर ले तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ये सलाह दिया जाता है कि करंट अफेयर 2, 4, 10 करके आप पहले से पढ़िए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह जो है कहानी कुछ करंट अफेयर का है। आप अगर 1-2 करके पढ़ते चले जाएंगे तो एग्जाम आएगा ना, उस समय तक आपके पास जो है बहुत सारा करंट अफेयर जमा हो जाएगा। और जब एग्जाम में आएगा भी तो आपको लगेगा भी नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज का सेशन जो है करंट अफेयर का है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का जो ये सेशन है वो हम लोग एक सुविचार के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत अगर आप अच्छे से करते हैं ना तो उसका अंत भी जो है वो अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोग अच्छे सुविचार के साथ इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। और सुविचार है कि मेहनत अगर आदत बन जाए, तो कामयाबी जो है वो मुकद्दर बन जाती है। देखिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका सबसे जो अहम योगदान होता है वो आपका मेहनत का होता है। आप लाख एफर्ट लगा लीजिए, लेकिन मेहनत आपका नहीं है तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मेहनत करने का अगर आप अपने अंदर आदत डाल लेते हैं, आपकी आदत बन जाती है मेहनत, तो कामयाबी जो है आपकी मुकद्दर बन जाएगी। यानी कामयाबी प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो मेहनत करना अपना आदत डाल लीजिए, कामयाबी आपका पैर चूमेगी। आज का करंट अफेयर 27 दिसंबर का है और चलिए हम लोग एक एक करके करंट अफेयर का डिस्कशन करते हैं, ताकि एक करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ हम लोग 4-5 और करंट अफेयर को जान लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 में जल्लीकट्टू आयोजनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है? यानी जो आने वाला आपका 2025 है, जो कुछ ही दिन में आपके पास आ जाएंगे, उसमें कह रहा है कि एक जल्लीकट्टू खेल है, उसके लिए कौन सी राज्य सरकार है जो संचालन करने के लिए एक मानक तैयार की है? केरल का सरकार, तेलंगाना सरकार, तमिलनाडु सरकार, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु की सरकार। ये जो जल्लीकट्टू है ना, एक तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। ये क्या है? ये तमिलनाडु का पारंपरिक खेल होता है, ठीक है। और इस खेल का आयोजन की अगर हम लोग बात करें तो इस खेल का जो आयोजन होता है ना, वो पोंगल जब होता है ना, पोंगल पर्व जब होता है जनवरी में, पोंगल का तीसरा दिन जो होता है ना, उसी तीसरा दिन में ये जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। और क्यों इसका आयोजन होता है? तो इसका आयोजन जो होता है ये उपयुक्त वर का चयन करने के लिए, यानी दुल्हे का चयन करने के क्या कहते हैं, चयन करने के लिए जल्लीकट्टू खेल का आयोजन होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक बैल होता है, उस बैल का जो माथा होता है ना, उस पर सिंदूर लगा दिया जाता है। अब जब सिंदूर उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है, और वो जो बैल होता है ना, उसको क्या है कि उसके माथा जो होता है उस पर एक सिक्का बांध दिया जाता है। मान लिए कि ये जो है उसका नाक है, सिंदूर लगा दिया और यहाँ पे सिक्का को बांध दिया, ठीक है। और सिक्का को बांधकर इस बैल को लड़का वश में करता है अपना, जो वश में कर लिया वही उपयुक्त वर हो गया, ठीक है। तो ये जो है खेल एक तरह से देखा जाए तो बहुत रिस्की वाला खेल है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए मानक संचालन
प्रक्रिया जारी की गई है। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि मानक संचालन प्रक्रिया इसकी क्या है। देखिए ये जो है ना तमिलनाडु का, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो है तमिलनाडु का ही खेल है, तो तमिलनाडु में एक नियम जारी किया है पशु क्रूरता, तमिलनाडु पशु क्रूरता निवारण नियम। और ये जो नियम है ना 2017, कौन सा नियम है? तमिलनाडु पशु क्रूरता निवारण नियम 2017। और 2017 की धारा है कितना? 3 का 2, यानी धारा 3 का 2 है जिसका पालन करना होगा। यानी जो भी आप जल्लीकट्टू खेल में कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन तमिलनाडु पशु क्रूरता निवारण नियम जो 2017 का है उसकी धारा 3(2) का आपको पालन करना होगा। और इस नियम के तहत केवल अनुमति के साथ जो भी अधिसूचित क्षेत्र होगा, ठीक है, उसी पर ही जल्लीकट्टू खेल जो है उसकी अनुमति दी जाएगी। इसमें बैल का सुरक्षा और क्रूरता का रोकथाम भी सुनिश्चित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है जिसका लक्ष्य 2030 तक मलेरिया मुक्त होना है? 80%, 95%, 92%, 97%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 97%। ठीक है, भारत जो है मलेरिया के मामले में कमी हासिल किया है और भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हमको मलेरिया मुक्त करना है। तो कितना कमी लाया है? तो 97% कमी लाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत, इसको याद रखिएगा, कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई? सुशासन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। अब यहाँ से बात आता है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और किसके जन्मदिन पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 20 दिसंबर को। कब से मनाया जा रहा है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है ना, ये 2005 से, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको घोषणा किया, तब से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, इसका मकसद यही है कि पूरे संसार में मानवता के बीच जो है ना एकजुटता लाने को बढ़ावा देता है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो हर साल जो है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह दिन जो है ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की याद में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और ये जो है ना हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 2003 में इसी दिन जो है ना संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो है अपनाया था। इसी कारण उसी दिन से 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 की शुरुआत की है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। कब से ये शुरू किया गया है? सॉरी, कौन सा राज्य शुरू किया है? तो महाराष्ट्र किया है। ये महाराष्ट्र का है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इस पर जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो किसान होते हैं ना उसको बिजली प्रोवाइड करवाने का उद्देश्य से इसको लाया गया है। दिन में भी किसानों को बिजली दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखिए ये जो है ना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये 1996 से इसकी जो है ना शुरुआत की गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से है कि इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो 1996 से की गई है। कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार महिला एवं बाल विकास, क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। 2 क्वेश्चन यहां से आपका जो है ये होता है। अब ये जो है ना राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये जो है 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कौन कौन सा क्षेत्र में, तो सबसे पहला जो है कला व संस्कृति के क्षेत्र में, दूसरा जो है आपका बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है, तीसरा जो है नवाचार के से क्षेत्र में दिया जाता है, चौथा जो है शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में दिया जाता है, पांचवा है पर्यावरण, ठीक है, छठा की अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक सेवा है, और 7वां की बात करें तो खेल है। यानी इन 7 क्षेत्र में जो भी अच्छा मतलब काम करते हैं उनको जो है ये दिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से आने वाला है वो है बहादुरी से। बहादुरी जो है ना पहले नहीं था, पहले 6 क्षेत्र में ही दिया जाता था। 2018 से बहादुरी के क्षेत्र में भी दिया जाता है। अब इसमें दिया क्या जाता है, जिस बच्चे को मिलता है तो इसमें दिया जाता है सबसे पहले एक मेडल दिया जाता है बच्चे को, दूसरा जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है एक, और तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो नगद जो है 1 लाख रुपया दिया जाता है। अब यहां से बात आता है कि इस साल जो है कितने बच्चे को दिया गया, तो इस साल जो है टोटल 17 बच्चे को दिया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कितने राज्य के, तो 14 राज्य और यूटी यानी 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 17 बच्चे को जो है इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सेडी किस संगठन की तर्ज पर भारत पोल लॉन्च किया जाएगा, NCIB, ICC, UNODC या फिर इंटरपोल। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरपोल। देखिए ये जो भारत पोल और इंटरपोल है ना, ये दोनों एक तरह से अगर देखा जाए तो ये आपका जो है अपराध से जुड़ा संगठन है, ठीक है। क्या है ये, अपराध से जुड़ा संगठन है। और ये जो भारत पोल है ना अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये जो इंटरपोल है, ठीक है, इंटरपोल क्या है, अंतरराष्ट्रीय अपराध संगठन है। इसी के तर्ज पर आपका इसको बनाया गया है। अगर इंटरपोल की हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस, क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसका एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका आगे हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है आपका फ्रांस लियोन में है, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। भारत जो है इंटरपोल का 1949 से ही इसका सदस्य बना हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भारत जो है इंटरपोल का सदस्य कब से बना हुआ है, तो 1949 से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे आश्रय स्थल बनाने की परियोजना शुरू की है, यात्रियों के लिए, भिखारियों के लिए, पशुओं के लिए, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं के लिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो है प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी है ना उसके किनारे किनारे में आश्रय स्थल बनाने की परियोजना शुरू की है। क्योंकि देखिए पक्षी जो है ना इधर उधर भटक के जो है ना इसका बेमौत मृत्यु हो जाती है, इसीलिए जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके किनारे
एक पहल किया गया है, आश्रय स्थल बनाने की परियोजना की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। किसका स्थल आश्रय स्थल बनाने की बात की गई है? तो पशुओं के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2014 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 5 राज्यों में। अब कौन कौन से 5 राज्यों में है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला अगर हम लोग अपने पड़ोसी देश की बात करें तो बिहार जो है उसके नए राज्यपाल के रूप में कौन आए हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान आए हुए हैं। दूसरा अगर राज्य की हम लोग बात करें तो दूसरा राज्य है मिजोरम, और मिजोरम में कौन नए राज्यपाल हुए? तो वीके सिंह हुए नए राज्यपाल। तीसरा अगर स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा स्टेट जो है वो है आपका मणिपुर। मणिपुर के नए जो आपके राज्यपाल हुए वो है अजय कुमार भल्ला, ठीक है। चौथा की बात करें ओडिशा, तो ओडिशा के नए राज्यपाल जहां से अभी इस्तीफा देकर रघुवर दास जी आए हुए हैं, वहां पे कौन राज्यपाल नए नियुक्त हुए? तो नए हरि बाबू। कौन? हरि बाबू। और 5वां स्टेट है आपका केरला। केरला के कौन नए राज्यपाल नियुक्त हुए? तो राजेंद्र आर्लेकर, ठीक है। तो ये 5 स्टेट के 5 नए राज्यपाल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27 दिसंबर, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी, मान लेते हैं कोरोना की तरह जो है ना, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महामारी अगर देश में आता है तो उसके लिए एक दिन फिक्स किया गया है कि उससे पहले हम कैसे तैयार रहेंगे इस महामारी से निपटने के लिए, उसका एक दिन फिक्स किया गया है जो कि है 27 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय और चीनी नागरिकों को किस देश में वर्ष 2026 तक वीजा मुक्त करने की अनुमति दी गई है? मलेशिया, अमेरिका, जापान या फिर सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलेशिया। भारत और चीनी नागरिक जो भी है, ठीक है, उसको मलेशिया में, भारत का नागरिक हो या तो चीन का नागरिक हो, मलेशिया में वर्ष 2026 तक वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति दी है। जिसको भी मलेशिया घूमना है भारतीय नागरिक को, वो भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर उत्सवों में हाथियों के इस्तेमाल पर किस उच्च न्यायालय के प्रतिबंधों पर रोक लगा दी है? केरल उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अमरावती उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय। देखिए इसमें क्या होता था ना कि मंदिर में किसी भी प्रकार का उत्सव अगर होता था ना तो हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। अब सोच के देखिए, उतना बड़ा जानवर जो कि किसी पर हमला कर सकता है, उतना रिस्क लेकर जो है ये क्या किया जाता था, केरला में हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी हाथी का इस्तेमाल पर उच्च न्यायालय का जो प्रतिबंध था, यानी केरल उच्च न्यायालय जो है ना, इस हाथी का इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाया था। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि जो भी केरल उच्च न्यायालय का ये जो मतलब दिया हुआ जो भी था निर्देश, उस पर रोक लगा दिया। और ये रोक क्यों लगाया? तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो भी हाथी का जो भी प्रबंधन और रखरखाव होता है, ठीक है, उसके लिए नियम निर्धारित किया गया है 2012 का। और इस 2012 का जो नियम था ना, इसके विपरीत जो है हाई कोर्ट निर्देश अपना दिया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट जो है केरल उच्च न्यायालय का जो भी प्रतिबंध था उस पर रोक लगा दिया है, ठीक है। अब रोक लगाने वाले जज कौन थे? क्योंकि किसी भी मामला में जज का जो है ना नाम रखना बहुत मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं, बहुत एक अहम चीज होता है। तो नागरत्ना मैडम थी
आपका ये जो नागरत्ना मैडम है, इनके बारे में अगर स्टोरी बताएंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। यही नागरत्ना मैडम जो है वो सोनी कुमारी का जो टीजीटी का केस था ना, उसकी जजमेंट लिखने वाली हैं। यही नागरत्ना मैडम जो है 1 सेकंड में 10,000 लोगों के घर में दिया जलाने वाली हैं। तो इसीलिए नागरत्ना मैडम को खासकर हम लोग तो नहीं भूल सकते हैं। वही नागरत्ना मैडम जो है केरल उच्च न्यायालय का जो भी दिया हुआ निर्देश था उस पर प्रतिबंध लगाई है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे यहाँ पे है एक, यहाँ पे इनका जो था ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, सोचिए एक कोटेशन उनका बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही किस पक्षी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई है? ग्रेटर रिया, चिमांगो कैराकारा, बॉल्ड ईगल, रॉक कबूतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉल्ड ईगल। ठीक है, ये जो बॉल्ड ईगल पक्षी है ना, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिएगा, ये जो बॉल्ड ईगल है ये उत्तरी अमेरिका जो है ना, उत्तरी अमेरिका की एक शिकारी पक्षी है। कैसी पक्षी है ये? शिकारी पक्षी, यानी शिकार करने वाली पक्षी है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम जो है गंजा ईगल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में इसको मान्यता मिल गया है। और बॉल्ड ईगल की शरीर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बॉल्ड ईगल है ना पक्षी, इसका शरीर जो होता है ना बहुत भारी होता है, सबसे पहला इसकी विशेषता। दूसरी विशेषता कि इसका सर जो है ये बहुत बड़ा होता है। इसकी चोंच जो होती है ना ये बहुत लंबी होती है। एक बार आप गूगल में निकाल कर इसको देखिएगा। बॉल्ड ईगल जो होता है ये तुर्की गिद्ध और लाल पूंछ वाले बाज जो होते हैं ना, उन जैसे पक्षियों का ये शिकार कर लेता है। शिकार कर लेता है कि मतलब ये नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि शिकार कर ही लेता है, लेकिन ये जो तुर्की गिद्ध होता है, लाल पूंछ वाला जो बाज होता है ना, ये एक बड़ा पक्षी होता है। ठीक है, उन जैसे अन्य शिकारी पक्षी से भी ये सोचिए बड़ा होता है, तो हो सकता है शिकारी भी कर सकता है उसका। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन है वो है महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है? सोनम मलिक, अंशु मलिक, सीमा विश्ला, संजू देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पॉइंट समवन और 1 नाइट एट कॉल सेंटर किस लेखक का उपन्यास है? यानी दो बुक आपके सामने दिया गया है, 5 पॉइंट समवन और 1 नाइट एट कॉल सेंटर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी ये उपन्यास है। ठीक है, सुमित सरकार, चेतन भगत, नीलोपल मिर्नाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। ध्यान रखिएगा, देखिए ये 5 पॉइंट समवन जो है ना ये बहुत चर्चित उपन्यास है और इसके बारे में आई होप आप सभी भी जानते होंगे कि ये चेतन भगत जी का है। ये 2004 का लिखा हुआ उपन्यास है। 1 नाइट एट कॉल सेंटर की बात करें अगर तो ये 2005 का उपन्यास है। ठीक है, चेतन भगत के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक मशहूर लेखक है, स्क्रीन राइटर भी है। इनकी किताबों पर फिल्म भी बनी हुई है। जैसे फिल्म के बारे में अगर आपको एग्जाम्पल बताएं तो 3 इडियट्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हाफ गर्लफ्रेंड है। तो ये सब जो है ना अगर देखा जाए तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध अगर हम लोग बुक की बात करेंगे तो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये भी पुस्तक जो है इनका बहुत चर्चित है। 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ जो है ये 2008 का लिखा हुआ पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड 2014 का लिखा हुआ पुस्तक है। इंडिया पॉजिटिव 2019 का लिखा हुआ चेतन भगत का पुस्तक है, जो कि याद रखिएगा। 400 डेज ये भी जो है ना इनका 2021 का लिखा हुआ पुस्तक है। बहुत लेटेस्ट पुस्तक है और बहुत चर्चित पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन 2020 2011 का पुस्तक है। कुछ पुस्तक है जो कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पुस्तक का नाम ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने का समझौता किया गया? बेंगलोर में, ढाका में, काठमांडू में या फिर भूटान में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है कि बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक जो है एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है
जो बंगाल खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्र जो भी आपका है ना, ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसका जो भी तट वाला इलाका है और जो भी किनारे वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये इसके सदस्य होते हैं, जो क्षेत्रीय एकता को दिखाता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है? क्षेत्रीय एकता को दिखाता है। अब बिमस्टेक की बात अगर हम लोग करें तो इसके 7 क्षेत्रीय सदस्य हैं। 7 क्षेत्रीय सदस्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, भारत हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। कितना हो गया? 5 हो गया आपका। फिर आपका जो है म्यांमार हो जाएगा और थाईलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार और थाईलैंड। तो ये 7 जो है इसके सदस्य देश हैं। चलिए, तो आज का सेशन जो है यहीं पे खत्म होता है। एक और बात, 7 जो इसका बिमस्टेक का क्षेत्रीय सदस्य है ना, उसमें से अगर हम लोग बात करें तो 5 जो है दक्षिण एशिया से ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 सदस्य इसके दक्षिण एशिया से ही है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन समाप्त होने से पहले कुछ चीज़ हम लोग बात करना चाहेंगे। और बात हम लोगों को क्या करना है? तो बात हम लोगों को करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के न्यूज में हम लोग के सामने एक बहुत ही सैड न्यूज आया हुआ है। और वो सैड न्यूज़ किनका है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व, ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में अपना कर्तव्य को निभाए। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री भी ये बने। देश के सबसे पहला अगर देखा जाए तो सिख प्रधानमंत्री के रूप में भी ये उभर कर सामने आए। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी जो है मृत्यु कल यानी 26 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया। इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में भारत सरकार जो है वो 7 दिन का शोक जो है ये घोषित किए गए हैं। यानी भारत का राष्ट्र ध्वज जो है वो झुका रहेगा। इनको अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ना, अर्थशास्त्री के रूप में इनको ज़्यादा देखा जाता है। उदारीकरण के जनक के रूप में ये देखे जाते हैं। यानी अर्थशास्त्री के रूप में बहुत बड़े इनकी देश को दी गई प्रेरणा थी। और आज की प्रेरणा इनकी मृत्यु के साथ समाप्त होती है। लेकिन समाप्त नहीं होती है, इनको आगे बढ़ाने का काम जो है हम सभी का दायित्व है कि इनके किए गए कामों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि इनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देश की ओर से मिले। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 जो है वो इन्हीं का देन है। सूचना का अधिकार 2005 जो है ये इन्हीं का देन है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 2013 मनमोहन सिंह जी का ही देन है। वन अधिकार कानून 2006 इन्हीं का देन है। मनरेगा 2005 इन्हीं का देन है। प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो 2004 से लेकर ये 14 तक यानी 2 कार्यकाल जो है ये प्रधानमंत्री देश के रहे। आगे अगर हम लोग बात करें तो मनमोहन सिंह जो है लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा। राज्यसभा का वो सदस्य रहे थे। आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में काम किए ये। और कब से कब तक? तो 1982 से 85 तक ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किए। इससे एक क्या बोलते हैं, पूछा भी जाता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। 1991 में आर्थिक सुधार के वास्तुकार यानी जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। 1991 में भारत के वित्त मंत्री रहते हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत इन्होंने किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने का काम इन्होंने किया। क्योंकि उस समय की अगर हम लोग बात करें तो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो संकट से जूझ रही थी। लेकिन उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का कंसेप्ट लाकर इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने का काम किया। 1987 में अगर देखा जाए तो इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है मोटिवेट होकर, खुद हम मोटिवेट होकर आपके लिए जो है
अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड करते रहें ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।